नाज़रीन, पीडीएम के हाथों मुल्की मईशत का भट्टा बैठने के बाद अब आखिरकार ताकतवरों को इमरान खान की याद सताने लगी है। वो जो कप्तान को किसी काबिल ना समझते थे, अब जब शहबाज सरकार के हाथ मुल्क की भाग दौड़ आई तो सबको ख्याल आया कि ये बंदा तो इस काबिल ही नहीं कि अवाम की तर्जुमानी कर सके। इतलात हैं कि न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि मुल्क के मुख्तदर हल्के भी अब खान के नाम की माला जपने लगे हैं, जबकि पीडीएम इस तासुर को जायल करने के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत के शोशे छोड़ रही है। लेकिन क्या पीडीएम एक बार फिर अपने अज़ाइम में कामयाब हो सकेगी? क्या शहबाज सरकार इमरान खान को शिकस्त देने के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत ले आएगी? क्या टेक्नोक्रेट हुकूमत के सेटअप के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई से राब्ता किया है? क्या पीडीएम की नाअहली मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रही है? आगे चल के इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इस्तीफों की मंजूरी, स्पीकर की मुलाकातें, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा का मिलकर सियासत का ऐलान, मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफा जारी। टेक्नोक्रेट हुकूमत फारिग, वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ इमरान खान, ज़मान पार्क में होने वाली अहम मीटिंग में बड़े फैसले होकर। टेक्नोक्रेट हुकूमत की ख्वाहिश करने वालों को एस्टेब्लिशमेंट ने धर लिया। राना सनाउल्लाह की हर्जा सराइयां फवाद चौधरी ने करारा जवाब दे दिया। पंजाब में सारी गेम परवेज इलाही के हाथ में आ गई। आसिफ जरदारी बौखला गए। नाज़रीन, सियासत एक पावर गेम है जिसमें मौजूद हर खिलाड़ी को लगता है कि सबसे अहम वो है, लेकिन इस मोहरे को यह नहीं पता होता कि खेल से इसका किरदार कब खत्म हो जाए। यही हाल हमारे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब का है, जिनका किरदार अब खत्म होने वाला है और हकीकी इख्तियार खान साहब को देने की हतमी तैयारी कर ली गई है। लेकिन क्या टेक्नोक्रेट हुकूमत की तश्कील के जरिए ही खान साहब को दोबारा इख्तियार सौंपा जाएगा? क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के लिए ताकतवर हलकों से कोई खुफिया डील हो गई है? मुल्क अचानक डिफॉल्ट की जानब क्यों जा रहा है? क्या ये पीडीएम की कोई चाल है? इस्टेब्लिशमेंट का नून लीग से जान छुड़ाने का हरबा? वीडियो में ये भी डिस्कस किया जाएगा कि इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता, एक एक करके आए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की डिटाई, पीटीआई का मरहलावार इस्तीफों पर अदालत से रजू। पाकिस्तान को नए साल के आगाज में एक और मुआशी मसला दरपेश। इमरान खान की ज़मान पार्क में सियासी मसरूफियात, खान पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के वफूद से मुलाकात, किसी सूरत ईवान में वापसी मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ का दो टोक मौकिफ। नाज़रीन, सियासत का ऐसा खेल जिसमें इत्तेहाद निगाह कुछ नजर नहीं आता, हर मंजर धुंधला होता है और सियासतदान शतरंज के उन मोहरों की तरह खेलते हैं जिन्हें आखिरी वक्त में पता चलता है कि ये सिर्फ फरेबी निगाह है और जिस खेल में वो जान की बाजी लगा रहे हैं उसकी बसात पर आखिरी चाल इनकी मर्जी की नहीं होती, बल्कि असल बादशाह तो कोई और है। और फिर अरमानो बरे इस खेल का दी एंड हो जाता है और इल्जामात दर इल्जामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। टेक्नोक्रेट हुकूमत की ख्वाहिश लिए पीडीएम ने शहबाज सरकार को शटअप कॉल क्यों दे दी है? इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत की अफवाहें हैं, हमें कोई पैगाम मिला ना पीटीआई को। इन्होंने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इदारे पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं, इक्का दुक्का अफराद हो सकते हैं, हो सकता है कि वह सहूलतकारी से मुतालिक बिलावल के पास कोई मालूमात हो। पहले टेक्नोक्रेट आते रहे हैं, अब जो होगा आइन के मुताबिक होगा। इमरान खान रोज नई कहानी घड़ते हैं। डिटाई 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का कोई पैगाम नहीं दिया गया। इदारे ने पूरी कौम के साथ कमिटमेंट की है कि गैर सियासी रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत का मौकिफ है कि आइन के मुताबिक मुल्क को चलना चाहिए। मुआशी हालात पर इसाकदार फिक्रमंद है और कोशिश भी कर रहे हैं। मौजूदा हालात का हल इलेक्शन नहीं, मिसाक की मुईशत है। राना सनाउल्लाह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि परवेज इलाही खुद कहते हैं कि 99% लोग असेंबलियां नहीं तोड़ना चाहते हैं। परवेज इलाही एतमाद का वोट लें, इनके पास 186 के नंबर पूरे नहीं। मुल्क मुश्किलात के दाहने पर खड़ा है। इमरान खान की शक्ल में ऐसा प्रोजेक्ट लाया गया जिसने मुल्क की तबाही कर दी। इसका अपना ही बयानिया और एजेंडा है। ये लोग हर रोज एक नई कहानी घड़ते हैं। नाज़रीन, सियासी चालबाजियों में जिस खिलाड़ी को लगता है कि वो सबसे अहम है, खेल की आखिरी बाजी में इसको पता चलता है कि वो तो खेल का हिस्सा ही नहीं रहा और इसकी जगह किसी और खिलाड़ी ने ले ली है। ऐसा ही कुछ हाल पीडीएम का है और जल्दी पर तेल का काम पीटीआई के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब ने कर दिया, जो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को गैर आईनी तरीके से हटाने की कोशिश की गई तो पीटीआई मज़ाहमत करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को मावराए आइन करार देकर इस मुमकिन कदम की भरपूर मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत नाकाम है या कामयाब, तब्दीली आईनी तरीके से ही आनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में इस वक्त टेक्नोक्रेट के हवाले से एक सोच पैदा हो रही है। फवाद चौधरी ने यह भी दावा किया कि इस वक्त मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की सोच है। 1-2 लोगों ने राब्ता भी किया और हमारा मौकिफ जानने की कोशिश की। इस्टेब्लिशमेंट ने एक्सटेंशन और नौकरी के चक्कर में जोकरों को मुसल्लत करके एक गलती की। 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप लाना दूसरी गलती होगी। इन्होंने कहा शहबाज हुकूमत नहीं चल रही तो अमेरिका से टेक्नोक्रेट्स दरामद करने की बात की जा रही है, जो किसी सूरत कबूल नहीं। जबकि दूसरी जनब रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि तरक्की करती खुशहाल मुल्क को अंधेरों में
دھکیل دیا گیا۔ سیاسی بے روزگاروں کی حکومت 2018 سے لے کر 2022 اپریل تک مسلط تھی۔ فورن ایجنٹ نے ملک میں تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری کی۔ فورن ایجنٹ نے ملک کے مفادات بیچے، کشمیر کا سودا کیا اور اداروں کی تضحیق کی۔ استعفیٰ دیں خطوں کا بہانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائیں، کیا تکلیف ہے؟ ناظرین، پاکستان معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے قابل عمل پالیسی کی تلاش میں وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ڈالر کو آزاد چھوڑ کر ملکی معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے ملکی قرضے میں 4000 ارب روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ اسحاق ڈار نے ڈالر کو 200 روپے سے کم اور روپے کی قدر کو بہتر کرنے کا عزم کیا۔ پاکستان کی بدقسمتی کے ہر دور میں حکمران معیشت کی تباہی کی ذمہ داری سابقہ ادوار کی غلطیوں کو گردانتے آ رہے ہیں۔ موجودہ تشویشناک صورتحال، سیاسی عدم استحکام، کمزور معاشی حالات گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر، بڑھتا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خسارہ، بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں، عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کی پاکستان کے لیے منفی کریڈٹ ریٹنگ، انٹرنیشنل مارکیٹ میں حکومتی بانڈز کی قیمت میں ریکارڈ کمی، عالمی کساد بازاری سے ملکی ایکسپورٹ میں کمی، 30% افراط زر روپے کی قدر میں کمی اور لانگ مارچ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کو آئندہ 5 سال میں ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ کر 75% تک پہنچ گیا، جو فروری 2020 میں کورونا سے پہلے سے 5 سے 6% تھا اور IMF پروگرام بحال نہ ہونے کی وجہ سے بڑھ کر 30% ہو گیا تھا۔ لیکن IMF کے 6.5 ارب ڈالر کے پروگرام کی بحالی اور 1.2 ارب ڈالر کی قسط ملنے اور دیگر مالیاتی اداروں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے 6.5 ارب ڈالر فنڈز کے اعلان کے بعد پاکستان کے ڈیفالٹ رسک میں کمی آئی تھی۔ لیکن موجودہ معاشی صورتحال، سیلاب کے متوقع 30 ارب ڈالر کے معاشی نقصانات، سیاسی عدم استحکام اور موڈیز اور فیٹچ کی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ منفی کرنے کی وجہ سے یہ خطرہ دوبارہ بڑھ گیا ہے۔ ناظرین، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہے۔ خان صاحب نے یہی محاورہ PDM پر آزما کر قوم کا ایک بار پھر دل جیت لیا۔ اتحادی سرکار جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر اقتدار میں آئی، اب وہی اسے اتارنے کے لیے تمام حربے اپنا رہی ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں کیا فیصلے ہوئے اور خان صاحب کے لیے کیا طے کیا گیا، اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ سابق چیئرمین FBR اور ماہر معاشیات شبر زیدی نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں معاشی حوالے سے بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ سابق چیئرمین FBR نے یہ دعویٰ ARY نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں موجودہ حکومت یہ ہفتہ نہیں گزار سکتی۔ جمعہ تک ملک کی معاشی صورتحال سے متعلق بڑا فیصلہ ہوگا۔ حفیظ شیخ اور رضا باقر سے ملاقات ہوئی ہے، دونوں کراچی میں ہیں۔ شبر زیدی کا کہنا تھا کہ IMF سے قرضے کی قسط مارچ کے قریب ملے گی اور مجھے مارچ میں نگراں حکومت نظر آ رہی ہے۔ IMF مارچ میں موجودہ حکومت سے بات نہیں کرے گی، وہ سمجھتا ہے کہ مارچ میں سے نگراں حکومت سے بات کرنا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے IMF کے ساتھ خطرناک ڈیڈ لاک کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سمجھتے تھے کہ جگاڑ کر کے ڈالر کو نیچے لے آئیں گے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ اسحاق ڈار کی غلطی کی وجہ سے اس وقت ڈالر کے 2 ریٹ ہیں جس سے تباہی ہو رہی ہے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں 25 روپے کا فرق ہے، حوالہ ہو رہا ہے اور برآمدات کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔